जी, तो अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट डे हो आज, प्रीवियस लेक्चर में एब्सेंट हो, सब आए हुए थे? अच्छा, तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड और लीनियर प्रोग्रामिंग। तो कम से कम मेरा बेसिक पर्पस ये था कि आप लोगों को पता चल जाए सब्जेक्ट में किस तरह, यानी आप अगर प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल वे होना चाहिए। मैथमेटिक्स से होते हुए आप नहीं जाते तो तब तो आप एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर सकेंगे, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम, आपका जो सोल्यूशन है वो इनएफिशिएंट होगा। और मैंने शायद एक आध प्रॉब्लम से बताया भी था कि ये इनएफिशिएंसी कहाँ तक हो सकती है फिबोनाची सीक्वेंस से। और ये भी बताया था कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो होते तो इनएफिशिएंट है लेकिन आपको क्यों नहीं पता चलता। तो वो स्मॉल स्केल पे आप काम कर रहे होते, स्मॉल इनपुट साइज पे, तो ऑब्जर्वेशन नहीं होती और कंप्यूटर उसकी इनएफिशिएंसी को कवर कर लेता है। देखिए, वो इनएफिशिएंसी प्रोग्रामर की है, डिजाइनर की है, जिसने वो स्कीम डिजाइन की है सॉल्व करने। तो कंप्यूटर मशीन हाई स्पीड है, इवन i3 भी हाई स्पीड मशीन में ही आता है, तो वो उसको कवर कर देता है। लेकिन जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो फिर सुपर कंप्यूटर के बस का काम भी नहीं है कि आपकी इनएफिशिएंसी को कवर करे। तो जितना भी जोर लगा लेगा तो वो प्रॉब्लम, यानी ये कह लेंगे लाइफ टाइम भी उसके लिए कम है कुछ प्रॉब्लम्स के। तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद हम टर्न लेते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। और मैंने कहा था इस रूम में भी इको है, आई थिंक गूंज रही है। हाँ, खाली है उसमें, लेकिन आवाज समझ बस। तो अब क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और मैंने ये मोटिवेट कर लिया है, एज्यूम कर रहा हूँ कि जी मैथमेटिक्स के बगैर तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस आते हैं। और मैंने ऑप्टिमाइजेशन कहा, इट मींस प्रॉब्लम तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन हम जिस क्लास वाले प्रॉब्लम को हम डील करेंगे वो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो एक क्लास को हम डील करेंगे ऑप्टिमाइजेशन क्लास। तो उस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कितने रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है वो इनफाइनाइट जो उस क्लास, लेकिन हमारी एक ही क्लास से रिलेटेड हम काम करेंगे वो ऑप्टिमाइजेशन। और जो हम टेक्निक यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, और वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मैंने आपको ना वर्ड्स जनरलाइज होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैंने ऑप्टिमाइजेशन तो क्लास की बात की कि इस तरह की इस क्लास के प्रॉब्लम को हम डील करेंगे। जब लीनियर प्रोग्रामिंग तो किस तरह करेंगे, वो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक को यूज करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है ऑप्टिमाइजेशन, वो प्रॉब्लम्स की क्लास। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम मैं ये लिया करता हूँ। और अगर आप ये देखेंगे पूरे सब्जेक्ट में मैंने इसी प्रॉब्लम को लेके जाना है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटोटाइप एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके जा सकते हैं और पूरे सब्जेक्ट की हर टर्म को समझाने के लिए वो सफिशिएंट होती है। तो प्रोटोटाइप एग्जांपल के तौर पे ये एक अमेरिकन कंपनी है रेडीमिक्स। वो दो डिफरेंट टाइप्स के पेंट बनाती है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। ये उसका मॉडल बना और उसने, हो सकता है रियलिस्टिक ना हो, सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया हो, लेकिन कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप एग्जांपल होगी, प्रोटोटाइप के तौर पे लेंगे। और थ्रू आउट इस सेमेस्टर में इस प्रॉब्लम को हमने एंड लेक्चर तक लेके जा रहे हैं। इसकी तो फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए आपको। ये सारी मैथमेटिक्स जुबानी याद होनी चाहिए। मुझे कुछ चीजें ऐसी मैं देखे बगैर भी बता सकता हूँ तो आपको भी याद हो जाएंगी, क्योंकि हर दफा जो भी टॉपिक बताना है इस एग्जाम्पल को पकड़ना है मोस्टली, और भी लेंगे एग्जाम्पल। तो ये एक समझने की बेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेशन रिसर्च को समझने के लिए। इसके इस अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कुछ मैथमेटिक्स लिखी हुई है, इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं? इसको देख के क्या लगता है, क्या फाइंड आउट कर? वेरिएबल्स की वैल्यूज जो अननोन है, x1 और x2 भी नजर आ रहे हैं आपको। एक z है, x1 x2, तो z तो भी डिपेंड कर रहा है x1 x2 पे। x1 x2 मिल जाएगा तो z भी मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इस एग्जांपल में हमारे अननोन्स जो हैं वो हैं वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स हैं x1 और x2, इसको फाइंड आउट कर। और अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, इट मींस हमने सोल्यूशन निकाल लिया।
तो अगर मैं कहूँ इसका सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, तो आप कहेंगे x1 और x2 की वैल्यूज, ये जो पेयर अगर मिल जाए हमें तो इसका सोल्यूशन है। जैसे आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में करते थे कि आपने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा हो, सॉल्व करके आप कोई गॉस एलिमिनेशन मेथड, इस तरह के डिफरेंट मेथड यूज, गॉस जॉर्डन तो करते रहे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट मैथमेटिक्स है। तो पहले तो ये कि इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट। जब मैंने इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पता चलना चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। आपका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टीचर देता है, असाइनमेंट ही ले लें, तो कहते हैं ये असाइनमेंट करके लेके आए, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, और आप उसको किसी कंप्यूटर लैंग्वेज से सॉल्व कर लेते हो, यानी वैसे उसका सोल्यूशन लेते हो, कंप्यूटर से इंप्लीमेंट कर लेते हो। वो एक प्रोग्रामिंग अलग है। ये प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके पार्ट्स ये हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, दो स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेप ये होगा कि उसको इस तरह की मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना। ये मॉडल, इसको हम एलपी मॉडल कहते हैं। एलपी स्टैंड्स फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो एलपी मॉडल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो पहला स्टेप, प्रॉब्लम को, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने लगे। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेप क्या होगा, मैंने उसका एलपी मॉडल बना, ये बना बनाया मैंने भी रखा है, अभी इस पर डिस्कशन ही होगी। मैंने इसको अगले स्टेप में अंडरस्टैंडिंग इसकी बाद में करवा, ये कैसे बिल्ड हो। लेकिन पहला स्टेप यही होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसका एलपी मॉडल बनाए। ये एलपी मॉडल फर्ज किया हमने, अज्यूम कर लिया कि हमने मिल गया हुआ है, बाद में एड्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो एक टेक्निक है, उसके जरिए इसको सॉल्व किया जाता है। तो दो स्टेप हो गए लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर मैं कहूँ आपने लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करना है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहला स्टेप होगा एलपी मॉडल कंस्ट्रक्शन, और सेकंड स्टेप क्या होगा, उस प्रॉब्लम को किसी मेथड से सॉल्व करना। तो दो स्टेप्स हो गए। आज हम दूसरा स्टेप करने लगे। पहला हमने अज्यूम कर लिया कि हमें बना बनाया ढंग से मॉडल मिल गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से नहीं शुरू हुए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो पहला स्टेप हो गया वहां से हमने वो लिया और सॉल्व करने लगे। फिर बाद में देख लेंगे ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पता चल गई, दो स्टेप्स हैं उसके। एक तो आपने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एलपी मॉडल बनाने, सेकंड किसी मेथड से उसको सॉल्व करना। तो आज हम इसको सॉल्व करने लगे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जो लेक्चर्स है, जो स्कीम हम यूज करेंगे, तो 2 सेमेस्टर्स में इधर पढ़ा चुका हूँ ऑपरेशन सर्च के। इसके मोस्टली जितने भी लेक्चर्स हैं 80% तक रिकॉर्ड कर लिए मैंने। यूट्यूब चैनल मेरा है, मैंने उसके ऊपर अपलोड भी कर दिए, आपको लिंक दे दिया करूंगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो पास करने के लिए देख लीजिएगा, सब्सक्राइब ना कीजिएगा, ठीक है, वो तो आपकी अपनी चॉइस। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मुझे लिंक देने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली इसका लिंक आ जाया करेगा। ये हर यूट्यूबर यहीं से वीडियो का स्टार्ट है, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि अगर ना पसंद आए तो ना करें, मैंने ऐड कर दी है। क्या नहीं, आपने प्लेलिस्ट, अच्छा एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, उसका नेम है ये, वो भी ये देख ही सकेंगे, पहले वो सुनिए। EPIS, एवरीथिंग इज ग्रेट, मेरा फेमस टॉपिक है। तो इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें ये है कि मुझे भी नया नया हूँ तो कुछ अरेंजमेंट नहीं आती, यही समझ लें। प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज नहीं करना आ रहा, हम यूट्यूब से हर जगह देख लिया, नहीं पता चल रहा। पिछले लेक्चर्स की मैंने सेमेस्टर की रिकॉर्डिंग भी रखी, तो आपको दो तरह से प्लेलिस्ट में दो चीजें मिलेंगी। एक तो प्लेलिस्ट में मिलेगी OR सेमेस्टर, सेमेस्टर का वर्ड आज समझ लें क्लास से रिलेटेड लेक्चर, और उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऑपरेशन कंप्लीट वर्ड के साथ एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मेरे अपने, उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ मैं ही एड्रेस कर रहा हूँ, ताकि एक सीक्वेंस से उस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। दूसरा, प्रीवियस क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डिंग भी मैं उधर ही रख देता था, तो वो भी आपको उधर मिल सकती है। दूसरी, मैं सोच रहा हूँ आपके जो लेक्चर्स हैं ये भी उसी प्लेलिस्ट, सेमेस्टर एक और क्रिएट कर लूँ, सेमेस्टर S2021, उस प्लेलिस्ट पे भी जाकर, राइट। अच्छा, तो इसका स्टार्ट लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं
सबसे पहले इस मॉडल को अंडरस्टैंड करना है कि आपको कैसे पता चलेगा ये एलपी मॉडल। और भी कई मॉडल्स आपको मिलते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, कोई बताएगा? इस हाँ, एक तो मैक्सिमाइज को दो कंपोनेंट्स, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ इस मैथमेटिक्स। एक फर्स्ट लाइन मैक्सिमाइजेशन के साथ, दूसरी कंप्लीट सेट कंस्ट्रेंट्स का, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, और ये इनइक्वालिटी। तो आप देखें, ये मैंने एक इससे ये कहला, इसका भी एक पर्टिकुलर नेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये पिछले लेक्चर में बड़ी मेहनत से ये स्लाइड्स, और ये कि मैं स्लाइड भी आपको दे दूंगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है, जो रिकॉर्ड हो गया वो हमारी प्रॉपर्टी है, बाकी सब आपकी है। तो वो इस तरह से मैंने बनाई है कि एक ले मैन भी बैठ के आराम से अब स्लाइड को रनिंग मोड में चलाएंगे तो आप, वैसे एडिट मोड में होगा फिर नहीं पता चलेगा क्या, रनिंग मोड में फुल एनिमेशन आपको ये गाइड करेगा क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये एक ब्लॉक है, और इसमें मैंने लास्ट जरा डिस्टेंस देखिए, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थोड़े से डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन है इसी सेट में, तो इनको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो आपको कंस्ट्रेंट के वर्ड की मीनिंग भी पता चल जाएगी, ये कंस्ट्रेंट। और अभी तो हम स्टार्ट ले रहे हैं, जस्ट इतनी काफी है कि अगर आपको कहीं इस तरह की मैथमेटिक्स मिले कि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स पे कोई लिमिट नहीं है, 100 हो सकती है कंस्ट्रेंट्स, 500, जितना बड़ा इंडस्ट्रियल सिस्टम होगा उतनी ही बड़ी कंस्ट्रेंट्स। मैंने एक FYP भी करवा चुका हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो वो हमने किया था कि एक एथलीट है, उसका डाइट प्लान बनाना है, और डाइट प्लान में देखिए ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन का आ जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन कौन से, जिनका ऑब्जेक्टिव या तो मिनिमम हो या मैक्सिमम, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं। और हमने उसको मॉडल किया था कि उस एथलीट को एक पर्टिकुलर कैलोरीज उसका ऑब्जेक्टिव होता है, मिनिमम कैलोरीज डाइट होनी चाहिए। तो जब मिनिमम कैलोरीज है तो हमने अमेरिकन डेटाबेस से डेटा उठाया, और उस डेटा को वो जो उसकी डॉक्टर ने, यानी उनका अपना भी न्यूट्रिशन होगा जो डाइट प्लान करते हैं, तो वो डाइट प्लान हमारा एप्लीकेशन दे रही थी कि इसको मॉर्निंग में ये खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया इतनी मिनिमम कैलोरीज होनी चाहिए। तो एक तो हमने उसको प्रॉब्लम बना लिया मिनिमम कैलोरी प्रॉब्लम, तो ऑब्जेक्टिव हमारा था मिनिमम कैलोरीज। फिर दूसरा था कि ये जो डाइट बने मिनिमम कॉस्ट की हो, यानी जो खरीदनी है चीजें उसमें मिनिमम कॉस्ट। तो एक हमने उसको मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम कैलोरीज दोनों चीजों को हमने मॉडल किया। तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एक साइंटिफिक वे है, यानी ऑप्टिमल आंसर मीन कि इससे और बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। तो जब 2 सेमेस्टर्स होंगे, एक और स्टूडेंट्स कल मेरे पास आए हैं FYP के लिए, तो मैं उनके लिए प्रॉब्लम बना रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, और अभी मुझे एक नेट पे ऐसे प्रॉब्लम जो अभी लोगों ने सॉल्व नहीं किए, तो टाइम टेबल में रूम एलोकेशन होती है, वो भी स्टडी कर रहा हूँ। इसी तरह फीडबैक आप देते हो टीचर्स की, उसमें भी लीनियर प्रोग्रामिंग यूज हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारे आसपास मौजूद होते हैं और हमें उसका पता नहीं होता। तो मैं तो इसको वाकई एक पूरा ग्रुप जनरेट कर लूंगा इस UMT में, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग का ही होगा, और हम कहेंगे हम सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स करवाएंगे जो LP मॉडलिंग के। तो ये आपके पास अगर इस तरह की मैथमेटिक्स लिखी हुई आए, हाँ, वो जो एथलीट वाला था उसमें कंस्ट्रेंट्स पता कितनी बनी थी, 34। और डाइट प्लान में कहीं इधर से ना कैलोरीज बढ़ गई, इधर से ना, तो वो सारी कंडीशंस लगानी होती है। जो कंस्ट्रेंट्स है ये कंडीशंस है कि इनको मीट करते हुए मिनिमम कैलोरी प्रॉब्लम। तो 34 कंस्ट्रेंट्स का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके। मैंने 500 1000 कंस्ट्रेंट्स कर दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है। और मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया, 2 ऑब्जेक्टिव के साथ भी प्रॉब्लम होता है, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं कहते, उसको कहते हैं गोल प्रोग्रामिंग। गोल वो भी ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, GOAL, गोल प्रोग्रामिंग। वो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एडवांस्ड वर्जन है। तो आपके कोर्स में सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंगल ऑब्जेक्टिव भी थ्रू आउट चले। हाँ, अगर आप MS में आएंगे, उधर मुलाकात होगी, उधर ये सब्जेक्ट ऑफर होगा, तो वहाँ गोल प्रोग्रामिंग पे भी बात हो सकती है। वो 2 तरीके हैं, या तो उन 2 ऑब्जेक्टिव को अलग अलग सॉल्व कर लें विद कॉमन कंस्ट्रेंट्स, लेकिन गोल प्रोग्रामिंग कहती है नहीं, अलग अलग नहीं करना, एक में ही हो सकता है, और इसलिए वो जरा वेरिएंट है। खैर, वापस आते हैं प्रॉब्लम की तरफ।
मैंने शुरू में भी कहा था, इस मैथमेटिक्स को पढ़ के फेंकने वाली नहीं, ये तो आपके आसपास रियल लाइफ में भी। मैं एक क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस क्लास को दिया था कि कुछ चॉकलेट्स हैं दो टाइप्स की, ए बी, ये बताइए क्लास में आपको, ए बी दो टाइप की चॉकलेट्स हैं, उसको फ्रीजर में रखने और स्पेस लिमिटेशन, कैपेसिटी लिमिटेड है जो रखने की है, और उनके अपने प्रॉफिट है। एक चॉकलेट ए की अपनी प्राइस है, चॉकलेट बी की अपनी प्राइस है। एक शॉपकीपर उनको फ्रीजर में डेली, उसकी रिक्वायरमेंट है कि डेली इतनी सेल होती है, और उस कितनी सेल हो कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले, क्योंकि ए चॉकलेट की प्राइस और है, बी चॉकलेट की और है, बी चॉकलेट का साइज और है, ए चॉकलेट का साइज और है, फ्रिज में कैपेसिटी का स्टेट भी है कि यही रख सकते हैं। तो अच्छा खासा एलपी प्रॉब्लम बन गया लीनियर प्रोग्राम, यानी ह्यूमन बीइंग खुद से नहीं कर सकता, ब्रूट फोर्स से, तो उसको उसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो ये मैंने असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया था और वो स्टूडेंट ने सॉल्व भी किया था। तो आपके आसपास एलपी प्रॉब्लम, ये मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी और बाद में कभी उठा के ही नहीं देखा, ऐसा नहीं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो पढ़ोगे आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे। मैं घर में कोई प्रॉब्लम ऐसे ही देख रहा हूँ जिसपे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ रही हैं, तो मैं सोचता हूँ तो क्या ये ऑप्टिमाइजेशन है, अगर है तो मैं उसको एलपी मॉडल बना लेता हूँ। तो मैंने फ्लावर एरिया, शायद आपको रिसर्च है, उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन कर ली। तो आप जहां भी देखें कि कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस आ रही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव मैक्स और मिन आ जाए, तो कैंडिडेट हो जाता है कि एलपी प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्राम से हो सकता है। फिर एक स्टेप और आगे जाएंगे, फिर पता चलेगा हो सकता है या नहीं हो सकता, और भी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स, लेकिन हम इंटरेस्ट करेंगे लीनियर प्रोग्राम। अच्छा, मैंने कहा दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव वाले हमारा कंसर्न उनके साथ। सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स जितनी मर्जी ले लें, उसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं। जब हमने अभी आपसे सॉल्व करवाते हैं और आपने लीनियर सिस्टम सॉल्व किया होगा, उसमें सॉल्यूशन कौन सा होता है? लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो साइमल्टेनियसली उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, ये उसका रूल है। एलपी मॉडल का पता क्या रूल है? मैं पॉइंटर इधर यूज करूंगा क्योंकि ऑनलाइन है, उनको ये विजिबल होगा। तो अगर मैं इधर आ जाऊंगा तो ऑनलाइन को ना मैं नजर आ रहा हूँ ना पता चलेगा क्या हो रहा है। अच्छा, ये देखें, ये जो कंस्ट्रेंट्स है x1 x2 का एक ऐसा पेयर लें जो इन सारी कंस्ट्रेंट्स को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, वो इसका सॉल्यूशन। अभी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सबसे बेस्ट, जो मैक्सिमम निकाल के देगा। लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी ब्रूट फोर्स से देखना चाह रहे हैं ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। तो कोई x1 और x2 का ऐसा पेयर आप बताएं, मैं इधर 1 by 1 प्लेस करूंगा ऐसे, और देखते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है। जी, इन्होंने कहा 1 और 2 मींस x1 1 x2 2। तो जरा देखते हैं कि ये इस पूरे मॉडल का सॉल्यूशन है या नहीं। और अभी हम कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक? ब्रूट फोर्स, ऑल पॉसिबल ऑप्शन। 1 2 देखिएगा, 6 into 1, 4 into 2 8, 6 plus 8 14 less than equal to 24, yes, satisfied. 1 plus 4 5 less than 6, yes, x2 को 2 लेना है, x1 को 1, -1 plus 2 1 1 इक्वल भी है, 1 equal to 1 satisfied, 2 less than equal to 2 satisfied। तो इन्होंने जो अभी सॉल्यूशन रैंडमली बोला, तो वो सारी कंस्ट्रेंट, और ये दोनों पॉजिटिव भी, इट मींस इस मॉडल का सॉल्यूशन के लिए यही रूल है कि वो वैल्यूज सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। अगर वो इसका सॉल्यूशन है तो हम ऊपर ऑब्जेक्टिव में जाके भी देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो जी है ये प्रॉफिट है। और अभी मैंने इनके बारे में नहीं बताया ये x1 x2 क्या है, ये प्रोडक्ट्स होंगी जिनको सेल करना है। तो इन्होंने असल में ये कहा है कि ये जो प्रोडक्ट x1 है वो एक बनानी चाहिए यूनिट, अभी मैंने आपको नहीं बताई जो भी यूनिट हो प्रोडक्ट। जब इन्होंने x2 2 कहा तो इट मींस x2 प्रोडक्ट 2 होनी चाहिए और x1 प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए। अगर इस तरह से मैन्युफैक्चर होगी तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? 5 into 1 5
4 into 2 8, कितना बनेगा 30। तो इन्होंने जो सोल्यूशन दिया, जो हमने कहा वाकई सोल्यूशन है क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं सारी कंस्ट्रेंट्स को, इट मींस वो सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में प्रॉफिट कितना मिल रहा है 30। यही इसी तरह ही हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में सोल्यूशन को ऊपर प्लेस करके देखने कि ये इसका प्रॉफिट कितना मिल रहा है। नहीं अभी देखें, मैक्सिमाइज पता क्या है, जब एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे फिर उनमें से मैक्सिमम उठाना है। तो पहले ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे तो उसको मैक्स का पता चलेगा ना। अभी हमने सिर्फ एक पॉसिबल सॉल्यूशन 1 और 2 इन्होंने बताया, कोई और बताए, इसमें पॉइंट्स भी हो सकते हैं 1.2 1.3, दूसरा भी पॉसिबल सॉल्यूशन। अपनी देखिए सॉल्यूशंस कितने हैं। पहली बात है ये ऑप्टिमाइजेशन है। क्यों, एक सॉल्यूशन तो हमारे पास है, दूसरा सॉल्यूशन अभी ये सोच रहे हैं, इट मींस और भी हो सकता है जी। सर अभी फिगर वो पॉइंट्स रहने दें, लेकिन ले सकते हैं जनरल उस तरह से पिक्चर ले ताकि हम 0 1 चले लेके देख लेंगे, वो उससे भी नीचे प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे ही देखिए 0 1 यानी 4 13 हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन है। और कोई चलो हाँ 2 1 कर सकते हैं, इसमें उसमें 2 1 कर सकते हैं, वो करके देख लेते हैं, 2 2 भी करके देख लेते हैं। तो अभी 2 1 को देखते हैं, पहले 2 फिर 1 में माइंड में रखिएगा x1 2 x2 12 4 satisfied 2 2 4 less than 6 satisfied -2 +1 -1 satisfied 2 less than equal to 1 less than equal to 2 satisfied। इट मीन 2 1 भी है तो यहाँ पे क्या होगा 10 + 4 14। एक और आंसर हमारे पास आ गया। 2 2 लेके देख 12 8 कितना हो जाएंगे 20 satisfied 2 4 6 satisfied -2 2 0 satisfied 2 satisfied 2 2 भी 5 to 10 + 8 18। अब बात आ रही है कि सॉल्यूशंस हैं और उनमें लेना एक ही सॉल्यूशन। हमने ये सजेस्ट करना है, कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, उसका काम क्या होगा, उसको ऐसा सॉल्यूशन दीजिएगा कि वो मैक्सिमम ये प्रोडक्ट उसने अभी मैन्युफैक्चर करनी है, अभी प्लान है, तो उसको क्या प्लान दें कि वो x1 कितनी प्रोड्यूस करे और x2 कितनी प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम। और ये जो सारी नीचे मैथमेटिक्स है, ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं कि मार्केट में जितनी उसकी कंजम्पशन है उससे रिलेटेड है। ये नहीं कि प्रॉफिट ज्यादा है जितनी मर्जी प्रोडक्ट बना लो, डेली ये डेली रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि डेली वो कितना प्रोड्यूस करें ताकि वो कंज्यूम भी हो जाए और प्रॉफिट भी मैक्सिमम मिले। उसमें ऑप्शंस को डिस्कशन होती है। पॉइंट क्लियर? अब आपको ये तो पता चल गया कि पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। अगर पॉइंट्स में ले तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, जो इन इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मींस कितने पेयर्स होंगे x1 x2 के जो इन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। अब जब तक आप अनलिमिटेड को एक्सप्लोर ना कर ले, आप मैक्सिमम का डिसाइड नहीं कर सकते। आप 1 मिलियन सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर चुके हैं, अभी भी नहीं पता कि मैक्सिमम कहीं आगे ना कहीं पड़ा हो। फॉलो करें? तो इट मींस ब्रूट फोर्स एक तो इनएफिशिएंट है, लेकिन और दूसरा ये कि ब्रूट फोर्स ये बता रही है कि ये आपकी लाइफ टाइम में भी ये काम नहीं हो सकता। सारे सॉल्यूशन ना ही एक्सप्लोर होंगे, ना इसका मैक्सिमम क्लेम कर सकेंगे। जितने लेंगे उसका तो मैक्स क्लेम कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते मैथमेटिकली कि इससे बेस्ट हो सकता है बड़ा। तो ब्रूट फोर्स का पता चल गया, इनएफिशिएंसी का। अब इसको हमने वो जो लीनियर प्रोग्रामिंग का दूसरा पार्ट है कि इसको हमने किसी लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से सॉल्व करने और एफिशिएंट वे से, वो आज का हमारा टॉपिक। अभी मैंने सिर्फ एल्गोरिथमिक सेंस में आपको ये बताया कि ह्यूमन बीइंग खुद से ब्रूट फोर्स से क्या, अगर मैं उससे बता दूं सॉल्यूशन इस तरह से लेना है
तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा जो अभी हमने करके देखा, और उससे नजर आया कि या पॉसिबल नहीं है इसका आंसर। फर्ज करें फाइनाइट ऑप्शंस हो जाती तो फिर भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस की तरफ हमने जाना, तब जाके इनएफिशिएंसी है। तो अब हमने इसको सॉल्व करने, और पहला मेथड जो हम करने लगे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करने का। तो मैंने कहा था लीनियर प्रोग्रामिंग के दो कंपोनेंट्स है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मॉडल कंस्ट्रक्शन, वो ऑलरेडी हमने कहा ये की हुई है। दूसरा स्टेप, इसको किसी एलपी मॉडल को सॉल्व करने के लिए जो लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हैं उनसे सॉल्व करना। और पहली टेक्निक हम सीखने लगे हैं एलपी प्रोग्रामिंग की, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, वो है ग्राफिकल मेथड। इसको ग्राफ के जरिए, और आपको नजर आएगा जो ब्रूट फोर्स से आपको चीजें नहीं मिल रही थी सारी चीजें सॉल्व हो जाए। क्लियर हो गया क्या करने लगे? तो स्टार्ट करने लगे हम। जी जी सर, ये रूल थोड़ा सा बता देंगे दोबारा? कौन सा? सर ये जो अभी रूल आपने बताया था एलपी मॉडल का। मैंने कहा था आप एक प्रॉब्लम है ये, प्लीज जरा डिस्कशन जब क्वेश्चन की तो फिर बाद में किया गया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या कहती है? दो स्टेप्स हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, एलपी मॉडल बनेगा। ये जो सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये एलपी मॉडल है। मैंने अभी इसको कंस्ट्रक्ट करना नहीं सिखाया, एज्यूम किया है कि ये एक कंस्ट्रक्ट हो चुका है। दूसरा स्टेप है इसको सॉल्व करना, वो करने लगे। राइट, ओके। यही क्वेश्चन था या कोई और था? पहले हमने दूसरे बात सॉल्यूशन पे मैं बात कर रहा हूँ। पहले हमने जो भी सॉल्व कर रहे थे वो ब्रूट फोर्स अपनी मेंटल स्किल को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। अब हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की किसी टेक्निक से इसको सॉल्व करना एफिशिएंट वे में। मैथमेटिक्स आ गई बीच में। ये जो आप ग्राफिकल मेथड सिखाने लगा हूं मैं, तो ये समझ लें मैथमेटिकल सॉल्यूशन, मैथमेटिकल वे। कंस्ट्रेंट्स को मैंने मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 4, और लास्ट जो कंस्ट्रेंट है इम्प्लिसिट उसको मार्क नहीं किया। वो हर मॉडल में जो आखिरी कंस्ट्रेंट है ये वाली, जो ऑनलाइन देख रहे हैं पॉइंटर को फॉलो करें। ये जो आखिरी कंस्ट्रेंट है ये हर मॉडल के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी वेरिएबल्स आपके जो अननोन्स हैं जिनको फाइंड आउट करना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होने चाहिए। ये कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकते जी। सॉल्व करने के लिए हर कंस्ट्रेंट को ना ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर। अभी मैं ये प्रॉब्लम ये खुद सॉल्व करके दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेपर लेके आइएगा जिनकी भी टर्न है, तो जो घर पे बैठे होंगे वो भी ग्राफ पेपर सामने लें, मैं खुद सॉल्व करूंगा और आपसे सॉल्व करवाऊंगा। तो एक डेमो हो जाएगा, उस डेमोन्स्ट्रेशन से आपको पता चलेगा जो सामने देख के समझ आ रही है ना, जब करने लगेंगे तो पता नहीं चलेगा करना क्या। तो ये मैथमेटिक्स होती यही है, जब तक करके ना देख लें आपको नहीं। पहला फेज हम अंडरस्टैंडिंग का कर रहे हैं, वो आज इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी। आप ये ना समझिएगा कि आपको समझ आ गई, वो जब हम ग्राफ पेपर लेके करने लगेंगे इश्यूज, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आ जाएंगे कि ग्राफ पे इसको प्लॉट कैसे करें। खैर पहला अंडरस्टैंडिंग फेज हम आज कर। ये ग्राफ मैंने बड़ी मुश्किल से खुद से बनाया, मुझे कहीं से कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने लाइंस एक एक लाइन लेके तकरीबन 1-2 घंटे लगे थे मुझे प्रीवियस सेमेस्टर में इसको ग्राफ बनाना। तो मैं आपको, जब आप ग्राफ पेपर लेके आओगे तो मैं आपको पहला उसका काम होता है स्केलिंग करना, वो भी आपको सिखा। अच्छा, पहली कंस्ट्रेंट इधर छुपी हुई है, इसको यही कंस्ट्रेंट थी फर्स्ट। जब इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये लेस देन है और दूसरी इक्वल भी है। तो पहले इनको स्प्लिट कर, इक्वल अलग कर दिया, सिर्फ साइन चेंज किया ना, बाकी लेफ्ट राइट साइड तो वही है। तो इक्वल को प्लॉट करेंगे, लेस देन को फिर देखेंगे कि उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट स्टेप है इक्वल को कैसे प्लॉट करें। तो आप देखें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेरिएबल लीनियर, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग पता क्यों कहते हैं? इसके वेरिएबल्स लीनियर होते हैं, पावर 1 के साथ, स्क्वायर नहीं होते, क्वाड्रेटिक नहीं, यानी क्यूब क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक ही बोलते हैं उसको, क्यूबिक नहीं होते या इस तरह से नहीं होते, पावर 1 के साथ, इसलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग है। और हम प्रॉब्लम भी ऐसे इससे सॉल्व करवाएंगे जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिनका
बिहेवियर लीनियर हो वही सॉल्व हो सकते हैं। खैर उस पर भी बाद में एड्रेस हो। इक्वल को प्लॉट करने के लिए आप देखें कैसे कर सकते हैं इसको। कोई किसी के इसको लाइन को प्लॉट कर, आपको पता है कि आप कोई भी लाइन इस क्वाड्रेंट में बनाएं, ये पॉइंटर आ नहीं रहा, अच्छा पॉइंटर इधर इसके साथ मिल गया, हाँ ये आ गया। ये जो कोई भी पॉइंट लाइन होगी इस 4 क्वाड्रेंट्स में हो सकती है, लेकिन वो क्वाड्रेंट को टच करके जरूर जाती होती है ये वाली, ये जो एक्सेस है। तो एक आसान सा मेथड है, ये जो वेरिएबल्स हैं ये वाले, इसमें एक को 0 ले लें, यानी एक एक्सेस में जब कट ये यहाँ पॉइंट लेना है तो एक आप एज्यूम कर लें 0, दूसरा इधर से निकालें तो आपको इसी लाइन का एक पॉइंट मिलता है। तो एक शॉर्टेस्ट मेथड है, 2 पॉइंट्स चाहिए हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनमें से x1 एक 0 सपोज कर लेते हैं, राइट। ये देखें 0 इधर पुट किया, ये क्या रह गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं हुआ, स्टेप वाइज खुद ही इधर से हो रही है। 4 इधर ले जाए, x2 6, x1 आपने 0 सपोज किया था, x2 निकला, तो आपको पेयर क्या मिला 0 6, 0 6 मीन x1 0। ये जो एक्सेस है ये वाले, ये 0, ये एक्सेस 0 और ये 6 ऊपर यहाँ गई। अच्छा बोर्ड और उसकी लाइन, चलिए ठीक है, मैं इधर से देख लेता हूँ, इधर ये चीज क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट में आपने इसी इक्वेशन में x2 0 पुट करना है और x1 आप कैलकुलेट कर लें। ये देखिएगा x2 0, ये 0 पुट किया, ये 6 इधर चला गया, 4, तो ये पेयर मिला हमें 4 0, और 4 0 यहाँ कहीं होगा, 1 2 3 4, और इन दोनों को ज्वाइन कर दें, आपकी एक लाइन ड्रॉ। अब इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, ना सिर्फ ये 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, ये इसकी और इसकी, ये तो इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं क्योंकि उधर से निकाले हैं। इस लाइन के ऊपर जितने भी पेयर्स हैं, मसलन इस पॉइंट को देखें, x1 क्या है 4 और x2 क्या है 1 पॉइंट समथिंग, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो आप कह सकते हो फर्स्ट कंस्ट्रेंट की इक्वालिटी को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं। जितने इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का पेयर ले सकते हो, x एक्सेस y एक्सेस, यानी x1 और x2, तो वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, हमने लाइन ही इससे निकाली है, तो स्ट्रेट लाइन का पर्पस यही होता है। ये चीज क्लियर। तो अब आप कह सकते हो ये जो लाइन के पॉइंट्स हैं, ये इस कंस्ट्रेंट की ये वाली पैरी जो थी सिर्फ इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, लेस देन को नहीं, लेस देन का रहे। तो लेस देन के लिए क्या होगा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के इधर वाला एरिया ये हो सकता है या ये हो सकता है। लाइन के ऊपर वाले जो इक्वल है, लेस देन इधर हो सकता है या इधर। डिसाइड कैसे करेंगे, पहले देखें क्या क्या हो सकता है। ये एरिया हो सकता है। अब एरिया पता मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहना है, दूसरा तुम्हारा कंसर्न नहीं है। अदरवाइज लाइन का ये वाला एरिया भी आ रहा है, लाइन का ये लाइन इंफिनिटी तक जा रही है, इधर भी आ रहा है, लेकिन हमारा कंसर्न है, आखिरी कंस्ट्रेंट है कि x1 और x2 पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। वो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट जिसको मैंने कहा उसको फुलफिल साथ ही करवा रहा है। दूसरा क्या हो सकती पॉसिबिलिटी, ये हो सकती है तो या बिलो द लाइन, और ये पता क्या ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये सारा शेडेड एरिया जितने पॉइंट्स इसके अंदर है वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी देखते हैं इन दोनों में है कौन से। अभी तो मैंने कहा कि सिर्फ बताया कि वो एरिया हो सकता है, ये हो सकता है। अब आपने अगर ये देखना हो कि कौन सा एरिया हो सकता है, कोई मैथमेटिकल रूल बता सकते हैं। देखिए हम सेटिस्फेक्शन किसको कहते हैं, इस एरिया का कोई पॉइंट लें, लेस देन में पुट करके देखें, अगर वो सेटिस्फाई करेगा इट मींस ये नीचे वाला एरिया सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करेगा इट मींस ऊपर वाला है। तो बाइंडेड डिसीजन है दिस वन और
दिस वन। तो आसानी से सिर्फ लेस देन में पुट करके देखते हैं। नहीं, या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है, बहुत नहीं हो सकता। अच्छा ये देखिए दूसरा केस हम डिस्कस करने लगे हैं। ऑरिजिन एक कोई भी पॉइंट इधर से ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा सूटेबल है ये ऑरिजिन 0 0 पुट करना भी आसान होगा, आंसर भी जल्दी रिफ्लेक्ट होगा। तो 0 0 अगर पुट कर लेंगे, 0 0 किस लाइन के बिलो है और ये इस लाइन के अबव है, तो 0 0 अगर होल्ड करता है तो ये एरिया स्पेस बन जाएगा, अगर नहीं होल्ड करेगा तो ऊपर वाला। जरा चेक करते हैं, ये मैंने लेस देन लिया है, इक्वल को हम देख चुके हैं, सिर्फ लेस देन को पिक किया। ये देखिए ना दो लिखी हुई थी, इक्वल और लेस, होल्ड कर रहे हैं। इट मींस ये सोल्यूशन स्पेस है, ये आपका। अब हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट को जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका एरिया कितना है। अगर मुझे ऑनलाइन वाले इजाजत दें, मैं आपके लिए इधर आ जाऊं, ये जो एरिया है इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ये इधर x1 x2 कैलकुलेट करें। ये पॉइंट फर्स्ट कंस्ट्रेंट की इक्वल लेस देन कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट लेस देन, इसका मतलब कंस्ट्रेंट पर साइड पर ये जो लाइन थी, ये वाले पॉइंट इक्वालिटी में आ रहे हैं, तो इट मींस ये लाइन इंक्लूडिंग नीचे वाली स्पेस, ये दोनों मिलके फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। और हमारा सॉल्यूशन पता कौन सा होता है? ऐसा पेयर सॉल्यूशन है जो चारों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो अभी तो हमने एक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करवाया, दूसरी को देख, सेम प्रोसीजर ही, ये सेकंड कंस्ट्रेंट लेगी, प्रोसीजर वही, दो पार्ट्स होंगे इक्वल, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, वो आपको एक आसान सा मेथड दे दिया। बाज़ दफा अगर आपको नहीं मिल वो डिसीजन काम दे रहा तो आप कोई और पॉइंट ले सकते हो, बस उस एरिया से नीचे लेना है या ऊपर लेना है। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो वही एरिया है, नहीं करता तो दूसरे वाला है, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने आसानी के लिए ओरिजिन इसलिए लिया वो नीचे है और 0 0 पुट करके जल्दी आंसर आए। अच्छा, इसके दो वर्जन है, अब मेरे ख्याल में जल्दी से हम कर सकते हैं इसको। x1 0 पुट करें, 3 0 3 0 3 को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, x1 0 y एक्सिस पे जो x2 है 3, x2 को 0 पुट करें, दूसरा पॉइंट 6 0, x1 6 0 प्लॉट करें, लाइन ड्रॉ करें। अब आपका जो सॉल्यूशन स्पेस देखनी है लेस देन के लिए, वो या तो इधर नीचे वाली होगी ये वाली, या इसी लाइन के ऊपर वाली। सिर्फ इस लाइन पे फोकस करना है, लाइन नंबर 2। दोबारा देख, हाँ 0 0 वही ओरिजिन, देखें वही ओरिजिन नीचे है। आप कोई और पुट करके देख लें, ये देखें, आप ये देखें, ये 1 और ये 1 इससे नीचे ही है ना, ये भी पुट करेंगे तो काम सेटिस्फाई कर देगा। इट मींस नीचे वाला। तो 0 0 पुट, यानी ये है कि ये हो सकता है, ये मैं लाइन 2 की बात कर रहा हूँ, या ये हो सकता है, दोनों में कौन सा होगा? 0 0 पुट करें, सेटिस्फाइड मींस सॉल्यूशन स्पेस की डायरेक्शन मैंने दिखा दी, और ये डायरेक्शन ये मैंने शेडेड करके दिखाई। लाइन 1 को वो बैकग्राउंड पे है, लाइन जो कंस्ट्रेंट 2 है वो दिखाई। अब मुझे वो सॉल्यूशन है मेरा जो दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, क्योंकि 4 तक जाने हैं ना। अभी आप जरा पोर्शन देखें, ये सॉल्यूशन कंस्ट्रेंट 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 को नहीं, क्योंकि 2 मैंने शेडेड दिखाई। ये सॉल्यूशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 को नहीं कर रहा। ये जो पोर्शन है ये दोनों को कर रहा है, तो मैं मेरा कंसर्न इधर ये, मैंने इसी को लेने, बाकी को रिमूव करना है। मेरे लिए तो बड़ा आसान है, जब ग्राफ पे आएंगे तो बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। थर्ड की तरफ आते हैं। अब ये शेडेड एरिया है जो 1 और 2 को सेटिस्फाई कर, ये थर्ड कंस्ट्रेंट। दो वर्जन लिए, इक्वल, लेस देन, इक्वल को 0 x1 0 लेके 2 खुद निकाला, 0 1, x2 0 लेके 1 खुद निकाला,
-1 0। एक स्टूडेंट ने मुझे प्रीवियस सेमेस्टर में क्वेश्चन किया था कि ये आपने कहा था दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव होंगे, तो ये नेगेटिव क्यों है? ये सॉल्यूशन वैल्यू है, वैल्यू नहीं है, ये लाइन का पॉइंट है। तो पॉइंट लाइन तो हर सेक्शन में घुस सकती है, तो ये सॉल्यूशन वैल्यू नहीं है, लाइन का पॉइंट है। पॉइंट तो नेगेटिव वगैरह हो सकता है, हाँ जब सॉल्यूशन बनेगा तो वो इसी के अंदर ही पॉजिटिव से उठाओगे ना, तो वो नहीं नेगेटिव। तो कंफ्यूजन तो बनती है, एक दफा बंदा सोचता है, जब मुझे क्वेश्चन किया तो मैंने भी एक दफा सोचा ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव कैसे, थोड़ी देर बाद माइंड थोड़ा सा हिलाया तो पता चला ये तो पॉइंट इंटरसेक्शन एक ग्राफ के ऊपर एक लेंथ है, सॉल्यूशन। थर्ड की तरफ आते हैं। अच्छा ये पॉइंट दूसरा बन गया, ज्वाइन कर दें तो ये लाइन बनी। इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, या तो सॉल्यूशन ये हो सकता है इस लाइन का या डाउनवर्ड। ये मैं सिर्फ उसी थर्ड लाइन को ले रहा हूं, लेकिन कैलकुलेट करके देखते हैं, वही ओरिजिन अभी भी इधर है। ये देखें इस लाइन के ओरिजिन इधर है, तो ये वाला एरिया डिसाइड कर सकते हैं 0 0। सैटिस्फाइड? सॉरी ये मिस्टेक है, एक ये इधर 1 है, सॉरी ये 1 है ना, 1 ये इधर 1 है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। मैं दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें 0 1 हो गया। दूसरा पॉइंट लेते हैं x2 0। ये देखें पुट किया, x1 माइनस x1 है ना, वो माइनस उधर चला जाएगा, तो पॉइंट x1 को पहले लिखते हैं, x2 को बाद में लिखते हैं। उस हिसाब से -1 और 1 का पेयर। अब जब प्लॉट करना है तो ये x1 एक्सेस है, ये x1 पॉजिटिव है, ये x1 नेगेटिव है, तो x1 -1 ये इधर जाएगा, ये एक यूनिट है। -1 दूसरा 0, तो यही पॉइंट बनेगा। ठीक हो? कोई कंफ्यूजन है जरूर पूछिएगा, आगे जाने की जरूरत है। ये दोनों और हमारा ये सॉल्यूशन स्पेस बनेगा, और इसमें मैं शेडेड एरिया वही पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लिया, और भी फैल सकता था। तो अब आप देखें ये जो एरिया है ये 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड को नहीं। ये वाला एरिया सिर्फ थर्ड को कर रहा है, ये एरिया थर्ड को। तो हमने सिर्फ वो जो बैकग्राउंड पे कलर नजर आ रहा है उसके साथ इसकी ओवरलैपिंग देखी, तो ये बनेगा एरिया ये वाला, ये बाउंड्री बता रहा है, ये और ये यहां से क्लोज्ड। ठीक हो गया? लास्ट रह गई कंस्ट्रेंट। कोई इश्यू तो नहीं है? समझ आ रही? सर जी जी बोले। सर ये जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं अपर या लोअर, तो ये जरा बता देंगे दोबारा, ये हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं? अच्छा अभी जरा देखिएगा, मैं इसको वापस लेता हूं। ये देखें ये जो लाइन ड्रॉ हो गई इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना? नो सर। ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो इस इक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं, ऐसे पेयर्स जो इस इक्वालिटी को, यहां तक क्लियर है पॉइंट? जी। दूसरा ये जो कंस्ट्रेंट है ये लेस देन भी है और इक्वल भी है। इक्वल के लिए तो हम पॉइंट्स ढूंढ चुके हैं, ये लेस देन के लिए भी देखनी है, ये मैंने एक्सप्रेट कर दिया था। डबल बिहेवियर है ना इसका। जी। और लेस देन पता कौन से होते हैं? ये जो लाइन है ये इक्वल वाली है, तो लेस देन या ग्रेटर देन ये डिसाइड करेगी कि ये लाइन के इधर वाली ऊपर ये वाली स्पेस या ये वाली लाइन के ऊपर इक्वल है। तो ये जो लाइन का एरिया है, ये सारा एरिया आपको पता है लेस देन अगर हो तो इनफाइनाइट ऑप्शंस की तरफ जाता है वो काम। तो ये एरिया होगा या ये एरिया होगा जो लेस देन को सेटिस्फाई कर सकता है। इस पॉइंट को फॉलो किया? जी सर। तो जो लाइन है ये इक्वालिटी है, और उसकी लेस देन या ग्रेटर देन भी होती तो वो डिसाइड होना था कि ये ऊपर वाला ये पोर्शन या इस लाइन के नीचे वाला ये पोर्शन। तो उसको हमने वो कंडीशन से ओरिजिन को पुट किया। देखिए जब ये वाला पोर्शन होगा तो डेफिनेटली उसमें 0 0 भी होगा, तो अगर 0 0 सेटिस्फाई कर दिया तो पता चल सकता है कि ये रीजन और होगा यही,
या तो ये रीजन है या ये रीजन, फाइंड यस और नो। तो हम रीजन डिसाइड करने के लिए इसका रीजन देखना है, तो इस सेक्शन में कोई भी पॉइंट इधर पुट करके देख सकते हैं। तो मैंने 0 0 क्योंकि इस लाइन से नीचे है, ये पॉइंट इस लाइन के इस वाले रीजन में, तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये सारा रीजन क्लेम कर सकते हैं। ये देखें 0 0 पुट किया, ये गलती से 0 लगा, ये 1 है, तो ये सेटिस्फाइड। इट मींस ये ओरिजिन अगर सेटिस्फाइड हुआ तो एरिया नीचे वाला होना है क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहना है। ये सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड और ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी। और सर ये जो पहले से हाईलाइट था दूसरे कंस्ट्रेंट के लिए वो भी इंक्लूड हो? फर्स्ट और सेकंड कंस्ट्रेंट्स के सॉल्यूशंस हैं उसमें। सही। थर्ड ट्राई कर रहे हैं और हमने सॉल्यूशन पता कौन से लेने हैं, वो पिछले जो दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं, दो कंस्ट्रेंट्स की सेटिस्फैक्शन, उसके साथ ही मिलाना, साइमल्टेनियसली सबको होल्ड करवाना है। तो ये तो दो फर्स्ट और टू को होल्ड कर रहा है ना, ये जो कलर स्कीम वाला एरिया है, जो शेडेड है ये थर्ड का, और हमें कौन सा चाहिए, ऐसा रीजन जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो इट मींस ये कलर स्कीम और शेडेड ये मिलकर तीनों को सेटिस्फाई करे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू। तो इसलिए मैंने सिर्फ उस रीजन को पिक कर लिया, बाकी डिस्कार्ड कर। अब ले लेते हैं लास्ट, x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो इसके दो वर्जन है, पहले इक्वल और फिर लेस देन। कोई बताएगा x2 इक्वल टू 2 है तो x1 क्या होगा? यहां तो नहीं लिखा हुआ, 0 होता तो लिख देते। ये कौन सी मैथमेटिक्स आप यूज की कि ये 0 होगा? 0 हो ही नहीं सकता जब सामने लिखा हुआ x2 2। कॉमन सेंस क्या कहती है? मैथमेटिक्स की तो बात नहीं, कॉमन सेंस ये कहती है अगर x1 मिसिंग है तो मीन x1 0 भी है, 1 भी है, इंफिनिटी अब तक सारी वैल्यूज है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x1। ये मीनिंग है इसकी, इंडिपेंडेंट ऑफ x1 मीन x1 कुछ भी है, x1 ऑल वैल्यूज ऑफ x1 है। अगर कोई एक होती तो स्पेसिफाई करती, नहीं स्पेसिफाई किया मीन सारी है। तो ऑनलाइन वाले मुझे थोड़ी देर के लिए इतना तो मार्जिन ऑनलाइन वालों को देना चाहिए कि जो क्लास में आ रहे हैं उनको मैंने उधर जाके बताना है, तो कैमरा बार बार नहीं कर सकते फिर इधर से। नहीं 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 नहीं, x1 जो कुछ नहीं है तो उसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव सारी है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो आप देखें, मैं अगर इधर आऊं, x2 2 1 2 और x1 क्या है? x1 तो ये नेगेटिव वैल्यूज भी है, पॉजिटिव भी है। तो वो मतलब ये लाइन देखिए, इस लाइन के लिए x2 2 ही है फिक्स, जबकि x1 क्या है? चेंज कर ये सारी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर अकेला x2 हो ना तो वो x2 की लेंथ ले ले और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहेगी x1 ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हर एक के लिए x2 क्या है? 2। और अगर मैं x1 इक्वल टू 2 लिखता तो इट मीन x2 2 होना था, सॉरी x1 2 होना था और x2 ऊपर नीचे वर्टिकल लाइन। अब मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर हो गया, ये लाइन बन गई। इसमें भी उसी तरह लेसन क्या होगा, या रीजन नीचे वाला, ये मैंने अभी पॉजिटिव रहा, नेगेटिव भी था, लेकिन क्योंकि हमारा इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट आपने उसको भी मीट करना, या ये हो सकता है, ये या ये, ठीक है, बेशक खेलते रहे। अब थर्ड देखना है कि कौन सा होगा, ओरिजिन बेस्ट कैंडिडेट है। ओरिजिन के अलावा आप 1 1 ले लें, ठीक है, ताकि हाँ ऊपर वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, इधर वाला कोई भी। मसलन मैं इधर ये लेता हूं 2 और ये लेता हूं, ये क्या बनेगा 4 2 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट मींस ऊपर वाला नहीं है, वो भी बता देगा दूसरे वाला सेक्शन। तो ऐसे भी हो सकता है कि डिससेटिस्फैक्शन हो, आप दूसरे सेक्शन का डिसाइड कर लें, यस नो में डिसीजन है। तो 0 0 लगाया, सेटिस्फाई किया, तो सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड ये। अब आप देखें हमें कौन से रीजन में जाना है, जो 3 कंस्ट्रेंट्स वाला हो और प्लस ये शेडेड। तो इसमें क्या, ये स्किप हो जाएगा ये वाला पोर्शन, क्यों? ये 3 कंस्ट्रेंट्स का तो है, 4th का नहीं है, बाकी ये तो अकेले बेचारे 4th का ही है, उनके नहीं। तो ये रीजन ये बनेगा, ये शेडेड को साथ सिर्फ कवर कर लेंगे, ये
ठीक हो गया। अब देखें वो जो काम था ना, अब आपका सॉल्यूशन स्पेस कौन सी है, कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो इस पूरे एलपी मॉडल के सॉल्यूशन है, उनकी सारी कंस्ट्रेंट्स को हम देख चुके हैं। ये शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। अब तो आप आंखें बंद करके बता सकते, इतनी आंखें जरूर खोलनी है कि वहां से भी पॉइंट उठाना। ये देखें, यानी सोचने की जरूरत नहीं। ये मैं ये पॉइंट लेता हूँ, जो भी x1 और x2 है पुट करूंगा, चारों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। यही तो करके आए हम एक एक करके। इवन ये पॉइंट्स भी इसमें शामिल होंगे, ये पॉइंट्स भी शामिल होंगे, ये पॉइंट्स भी शामिल होंगे, और इनसाइड सारे। अभी भी ब्रूट फोर्स जो हम माइंड में यूज कर रहे थे, अब उसको विजुअलाइज कर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये स्पेस कौन सी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन स्पेस। लेकिन इस ग्राफिकल मेथड ने एक हमारी हेल्प की, मैंने कहा था ये एफिशिएंट मेथड होगा। उसने ये डिक्टेट कर रहा है कि आपके जो ऑप्टिमल होते हैं ना, ऑप्टिमल, इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना इस शेप के, उनमें से कोई एक होगा। कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर किसको कहते हैं, दो लाइनें अगर आपस में जुड़ रही हो तो वो कॉर्नर बन जाता है। तो इस शेडेड रीजन का एक कॉर्नर ये है, दो लाइंस, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा एजेस, 6। तो देखें कहां पे ब्रूट फोर्स में थे, और हमने जस्ट ये प्लॉट किया। अगर इसे कंप्यूटर से सॉल्व करवा लेंगे तो एक ही टाइम सॉल्व करने में टाइम लगेगा, वो तो टाइम मैटर नहीं करता। आप 10 दिन में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब सॉल्व कर लिया, कंप्यूटर से इंप्लीमेंट कर लिया, फिर तो एक एक सेकंड में आंसर मिलेगा ना। अब उसको कंस्ट्रेंट्स दें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में की प्रेस करें, ग्राफ प्लॉट हो जाए, एक सेकंड में जितना भी टाइम लगे। और बाद में अभी हमने वर्किंग करनी है कि उन 6 कॉर्नर पॉइंट्स में से कौन सा है। अब तो फाइनाइट हो गया प्रॉब्लम, वो सारे सॉल्यूशन साइड पे हो गए, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स रह गए कि उन्हीं में से कोई ऑप्टिमल होगा। और कितने हैं, 6। तो 6 को कैसे देखेंगे, उनमें से कौन सा पॉइंट बारी बारी किस में पुट करें, जी में, प्रॉफिट देखेंगे, जी में पुट करें। तो ये देखिए जरा, एक कॉर्नर पॉइंट, एक सॉल्यूशन ये है हमारा 0 0 कॉर्नर पॉइंट। ग्राफ से देखा कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 0। सी में ये अच्छा सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। दूसरा ये कॉर्नर पॉइंट है ग्राफ से 4 0, ग्राफ की तरफ देखिएगा, ये कॉर्नर पॉइंट है 3 1.5, यानी ये देखें 1 2 3 1 और इसका हाफ 1.5। अगर स्केलिंग पर्टिकुलर 2 2 1 2 1 0 1, ये सॉल्यूशन से पॉसिबल। अब एक एक करके चेक करते हैं। 0 के लिए जी में पुट करें, जी क्या आएगा 0। 4 0 पुट करेंगे 20, 3 1.5 करेंगे 21। जस्ट पुट करने, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं। 2 2 18, 1 2 13। तो सारे बॉस आगे 1 2 3 0 1 4। तो बताएं हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन चाहिए था हमें 21 प्रॉफिट के साथ, और वह 3,1.5। कहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे, हमने ग्राफ में उनको प्लॉट किया, फिर 6 कॉर्नर पॉइंट्स में पिक किए और उनमें से एक को देख लिया। तो कंप्यूटर से सॉल्व करवा लेंगे तो वो मॉडल लेगा और आपको ये भी प्लॉट करेगा, ये आंसर रिटर्न करेगा। अब आंसर को लिखना कैसे और आंसर को पढ़ना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहता हूं मुझे वही आंसर कीजिएगा जो मैं पूछूंगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, इधर से देख के बताएं, वैल्यूज के साथ बताएं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा, 3 and 1 को, यानी x1 3 x2 1.5। यानी अगर वो कंपनी जिसने ये प्रोडक्ट बनानी थी, हम उसको क्या ओवर टीम क्या दे रही है, उनको कह रही है कि x1 को 3 यूनिट बनाए और x2 को 1.5 यूनिट बनाए, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये तो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन 3, 1.5 या x1 = 3 x2 =
1.5। ऑप्टिमल वैल्यू, ये जो z होता है प्रॉपर, इसको ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं। अब दो ही चीजें होती हैं आंसर की, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल वैल्यू। वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है, और जो z, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को जब z में पुट करते हैं जो z आता है वो ऑप्टिमल वैल्यू। तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन 3,1.5 और ऑप्टिमल वैल्यू है z इक्वल टू 21। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन आपने z इस तरह से नहीं निकाला। ये तो मैंने दिखा दिया आपको कैसे होता है। एग्जाम में अगर टाइम कम हो किसी क्वेश्चन में, इसी तरह भी आंसर करते हैं तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप ORT के डिजाइनर हैं, तो उस वक्त आपने ये मेथड ऑप्ट नहीं करना। जी को किसी और तरीके से, वो पेपर के ऊपर बैठ के डिजाइन, वो मेथड जो मैं सिखाने लगा हूं, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अंडरस्टैंड हो गया तो आप फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी ले सकते हैं इस बेस के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर। वो दिखाता हूं। हम जी को भी प्लॉट करेंगे, ये जी है ना, इसका भी प्लॉट करेंगे। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। जी को प्लॉट करने में एक हर्डल है, बताएं कौन सी हर्डल है? अभी हमने जो इक्वेशंस प्लॉट किए कंस्ट्रेंट, उसी तरह की शक्ल है, सिर्फ ये है कि उसकी राइट हैंड साइड ये जो थोड़ा सा ऐसे प्लस करके उल्टा आ गई है, और वो 25 इधर था ना, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, इधर जी है, ये हमें वैल्यू मिलेगी तो लाइन ड्रॉ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जहां तक लाइन का बात है, जो लाइन है, लाइन में टिल्ट ऐसे होना, इसको हम स्लोप कहते हैं। लाइन का स्लोप तब चेंज होता है, वो डिपेंडेंसी होती है ये वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज है, वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना 5, 4, अगर मैं इनको चेंज कर दूंगा तो इसकी लाइन में टिल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको चेंज नहीं करता, इसको चेंज करता हूं, तो लाइन, मतलब मैं अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, एज्यूम करके, खुद ही मैंने एज्यूम करना है, क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ करनी है इस शेडेड रीजन के अंदर से गुजारनी है। अभी मैंने जो लाइन ड्रॉ करनी है इस शेडेड रीजन के अंदर से गुजारनी है। अब मुझे तो नहीं पता वो कहां बन रही है, तो शुरू में 1-2 अटेम्प्ट्स गलत ले लूंगा, ऐसे ले लिया, 25 लेके देखते, 25 जब लूंगा, अब तो लाइन ड्रॉ हो सकती है ना, x1 इक्वल टू 0, x2 आ जाएगा, x2 इक्वल टू 0, x1 आ जाएगा। सॉरी, इधर लाइन ड्रॉ करने में वो दूसरा मेथड है। अब x1 की कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो अदर देन 0, और कोई भी दूसरी वैल्यू ले सकते हो, प्लॉट हो जाएगा। तो इसमें मैंने x1 1 लिया, तो वो पुट करके मुझे निकला x2 कैलकुलेट। तो रैंडमली आप, अच्छा ये भी बता दो, x1 जो भी आपके माइंड में आएगा, जो भी लोगे, इसी लाइन के ऊपर पॉइंट कैलकुलेट हो सकता है। मैंने 1 लिया, आप 3 लेके करके देख लो, हो जाएगा। तो यानी ये जो प्लॉट करनी है आपने, इसको 0 भी ले लेंगे, 0 मैंने पता क्यों नहीं लिया, वो कहीं बहुत आगे जाके कट कर, तो मैंने तो ग्राफ के अंदर इसको लेके आया, तो इस वजह से मैंने खुद से एक और आप जो जिस गेम में आपको नजर आ रहा है, ये x1 कहां तक है, 6 तक, और ये भी 6 तक है। आप x1 वो ले लें जिसमें x2 भी 6 के अंदर है, तो इसके अंदर ही बनेगा जो आपके सामने पेपर है, तो पेपर से बाहर में चले जाए। तो इसलिए आप कोई भी x1 सपोज करने में, देखें आप x1 में 3 ले लेता हूं, वो जो x2 देगा, तो वो 0 वाला मेथड, x को कट करने वाला, अगर चलता है तो वही कर ले। ग्राफ से अगर बाहर जा रहा है तो फिर कोई भी इस ग्राफ के अंदर वाला x1 ले, ताकि आपको x2 अंदर वाला मिले। अगर अंदर वाला ना मिले तो x1 चेंज कर दे। तो यही यानी आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, सपोज जो कर रहे हैं, सिर्फ देखने के रीजन के अंदर आना चाहिए। क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं? तो x1 मैंने 1 लिया, तो x2 कैलकुलेट हुआ 2, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए वो पॉइंट कितना ऊंचा जा रहा था, इसलिए शायद मैंने इस तरह से लिया। दूसरा पॉइंट भी आपने लेना है, वो भी इसी तरह ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने 3 लिया, x2 निकला 2.5, ये z बन। अब z मुझे शेडेड रीजन के अंदर लेके आनी है, इसका मतलब मुझे ये गेस हो गया, ये अब ये नीचे लेके आनी है,
उसके लिए 25 नीचे लेके एक्सपोज करने हैं या ऊपर करने हैं ताकि शेडेड रीजन के अंदर, तो वो मैं लेता हूं 90 लेके देखते हैं। 90 लिया, x1 1.5 एज्यूम किया, दूसरा ये निकल आया। ये तो मैं अभी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, उसका आसान मेथड भी अभी थोड़ी देर में करके दिखा। x2 x ये आ गया, ये पॉइंट। अब आप देखा शेडेड रीजन के अंदर आ गया, लेकिन लाइन देखें दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन पता क्यों है? ये 5 और 4 वही रखे, तो इट मीन स्लोप चेंज नहीं है। ये जो वैल्यू जी की चेंज कर रहे हो वो लाइन पूरी ड्रैग, पैरेलल ड्रैग नीचे या ऊपर आ रही है। अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनको मैं बाद में बताता हूं, मैं जरा इधर के ऑडियंस को बात करूं कि ये देखें, अगर मैं स्केल रखूं, ये लाइन का बिहेवियर पता चले, मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर, ये 90 डिग्री है, अगर लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो 90 से प्रॉपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर मैं लाइन को थोड़ा बैक करके यहां तक ले आता हूं तो बताइए ऑप्टिमल है या अभी चांसेस है सी के बढ़ने, जब तक कलर है सी के बढ़ने की चांसेस है, तो ये ऑप्टिमल तो ना हुआ। आपने जब इसको ऐसे ड्रैग करके जाना है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो देखिए थोड़ी सी भी जगह रह जाएगी। मैं ऑनलाइन वाले को भी बता दूं, अगर इस लाइन को ड्रैग करते हो ये थोड़ा सा पोर्शन भी रह जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होंगे जो अभी इंप्रूव कर सकते हैं जी को। ठीक है, आपने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने हुए सी आपकी बढ़ गई, इसके मैंने कहा था आपको, मैं कैलकुलेट किए बगैर बता रहा हूं, ये शेडेड रीजन बढ़ गया। एक दफा इसको प्लॉट करके स्केल को उसी तरह रखें। अब आपने इसको रोटेट नहीं करना, इसको पैरेलल ऐसे करके लेके आना, जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट टच होगा इधर से वो आपको ऑप्टिमल। अगर आपने ड्रॉ की सी पहले वो ये ड्रॉ होगी तो आप देख रहे सी इंक्रीज किधर हो रही है, अगर सी ऊपर इंक्रीज हो रही है तो इसको ऊपर ड्रैग करते हुए जो लास्ट पॉइंट टच होगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर सी मिनिमम सॉल्यूशन पे सी नीचे भी लेके जा सकते हैं, ऊपर भी लेके, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट का मैक्सिमम है या मिनिमम। तो अभी इसमें देखें टाइम कितना रहता है, टाइम हो गया सर। हाँ, क्योंकि टाइम 1 मिनट रहता है अभी। टाइम का इसलिए ख्याल रखना है, आपकी अगली क्लास भी और 15 मिनट्स का ब्रेक भी होता है आपका। अच्छा, इसमें सिर्फ ये कि एक दफा लाइन प्लॉट कर लें, रीजन के अंदर लेके आना, फिर उसको पैरेलल स्केल के साथ ड्रैग कर रहे हैं ऐसे, कम से कम आपको पता चल जाएगा वो कॉर्नर सा कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट करें लाइन इधर पर, इधर इंक्रीज हो रहा है तो ये सॉल्यूशन स्पेस का मतलब है ये वाले सॉल्यूशन तो जी को बढ़ा रहे हैं। अभी जी अच्छा इन्वेस्ट इस सेक्शन में, तो उसको ड्रैग करते थे, पहले ये कॉर्नर पॉइंट भी आएगा। देखिए आपका मूवमेंट है, जैसे शेडेड, अच्छा इस शेडेड रीजन इस डॉट के ऊपर जाएंगे उस सॉल्यूशन में जी तो बढ़ गया, लेकिन कंस्ट्रेंट तो सैटिस्फाई नहीं किया, हमने तो वो सॉल्यूशन ले ली जो कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई कर। तो जब आप उससे पॉइंट से बाहर जाएंगे तो वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जब पीछे आके डॉट से नीचे जाएंगे तो वायलेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि उससे भी ऐसे सॉल्यूशन बढ़े, वो डॉट ही होगा, वो कॉर्नर ही होगा जो आपका एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह एक दफा जी प्लॉट करके स्केल को ड्रैग करते हुए वो कॉर्नर पॉइंट पिक कर सकते। तो आई थिंक समझ आ गई होगी कि कॉर्नर पॉइंट को बजाय वो एक एक को एक्सप्लोर करने के स्केल रखें ड्रैग करते हुए। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है कि स्केल हिल जाता है आपसे 2 पॉइंट्स आसपास है और पता नहीं चल रहा, आप ड्रैग करते जो पास पॉइंट है वो हिल जाता है, दूसरा पॉइंट ना आ जाए, तो दोनों पॉइंट्स को बुक करके देखिए कौन सा बेस्ट है। पाकिस्तानी मेथड कि ये आपका आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। ये देखिए अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये ड्रॉ हुआ, इंप्रूव करें, इंप्रूव, ये कॉर्नर को टच करेगा वो आपका ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक एक टेक्निक आपको अभी नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता चलेगा देखने में बहुत आसान होता है, करने में मुश्किल। फिर एक प्रॉब्लम और करवाऊंगा मैं और उसके बाद आपका क्विज में ही आप सीधे होंगे। वैसे बहुत जल्दी क्विज
हमने देखिए बड़ा स्लो पेस के साथ चलूंगा ऐसा ही, लेकिन जब एक कंपोनेंट कंप्लीट होगा कुछ तो बनता है। और आप जैसे लोगों को जो कि ऑनलाइन आपने एग्जाम देख लिया होगा, ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने वाइवा किया फाइनल पेपर के बाद, उनको टॉपिक का नाम ही नहीं पता और उनके मार्क्स 100 में 90। और फिर मैंने उनका पेपर मैच किया तो 8-10 और पेपर निकले जो सेम। तो अब इससे देखिए ये 6 मंथ जाया नहीं करने, मैंने तो ही जाया होने दिया। तो अब मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर कॉपी हो, अभी वो मैंने उनको बुलाया वाइवा में, पूछा, बहुत माफिया मांगी, ये किया, मैंने कहा ये तो यूएमसी में ही चलेगा। तो होना ये चाहिए कि ऐसे केस को स्पेयर ना करें। एक ने तो ऐसे किया, एक तो होता है ना हाथ से लिखना सेम, एक ने वही कॉपी एक करीब से एक दूर से पिक्चर ली। तो यूएमसी केस बनता है, बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जो लोग ऑनलाइन है, एड ड्रॉप में तो अटेंडेंस में नहीं लूंगा और बाद में हम जूम से ले लिया करूंगा आपके साथ।